Hello friends, my name is Neer and you are watching my channel Technical Knowledge by NK। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन डीजे ऑपरेटर के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरेटर के बारे में कुछ मैं बेसिक आपको चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आप इंटरव्यू में जाके अपना अच्छा दे पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, जनरेटर है क्या? व्हाट इज जनरेटर, है ना। तो आंसर ले लेते हैं। जैसे जनरेटर एक एसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है या करता है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करते रहना और इसका लिंक मैं, फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डाउनलोड के लिए, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सही है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आइए देखते हैं आगे आंसर क्या आता है। जनरेटर फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के आधार पे काम करता है। सही है। चलिए नेक्स्ट, फैराडे का मैग्नेटिक इंडक्शन का नियम क्या है? सो क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर जान लेते हैं। ओके, जब कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी तार से कटती है या तो कोई तार मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है, ये मैग्नेटिक की जगह हिंदी में थोड़ा सा अजीब सा है, ये मैग्नेटिक होगा। ठीक है, तब उसमें EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। AC जनरेटर और DC जनरेटर के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो आइए आंसर जान लेते हैं। AC जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग होते हैं और आर्मेचर स्थिर होता है। ठीक है, जबकि DC जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड स्थिर होती है और आर्मेचर घूमता है। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप इसकी फाइल डाउनलोड करके और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, AC जनरेटर में स्थिर आर्मेचर और रोटेटिंग फील्ड का क्या फ़ायदा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। स्थिर आर्मेचर से आउटपुट सप्लाई लेना आसान होता है। आर्मेचर वाइंडिंग हाई वोल्टेज के आउटपुट के लिए होती है, इसे इंसुलेशन करना आसान होता है। लो वोल्टेज एक्सटेंसेशन सप्लाई कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है शायद ये हिंदी में, आसानी से स्लिप रिंग के जरिए रोटर को पहुंचाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, जनरेटर का शॉर्ट सर्किट रेशियो SCR क्या है? ठीक है, ठीक है, आंसर देख लेते हैं। यह शॉर्ट सर्किट पर रेटेड करंट को सर्कुलेट करने के लिए आवश्यक है और फील्ड को ओपन सर्किट पर रेटेड वोल्टेज का उत्पाद करने के लिए आवश्यक फील्ड करंट का रेशियो है। ठीक है, जिसे जनरेटर का शॉर्ट सर्किट रेशियो कहा जाता है। सही है, तो ये आप इसको थोड़ा सा पढ़ के और आंसर दे पाएंगे होपफुली। नेक्स्ट है, AC जनरेटर में फ्रीक्वेंसी, पोल और स्पीड का संबंध क्या है? देख लेते हैं। जनरेटर में फ्रीक्वेंसी, पोल, स्पीड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है फॉर्मूला के हिसाब से। फॉर्मूला मैंने जैसे कि यहाँ पे सॉरी नीचे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कोई पूछता है तो आप ऐसे करके इनको बता सकते हैं। ठीक है, जनरेटर में स्टेटर और रोटर वाइंडिंग के कूलिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तो आंसर जान लेते हैं। जनरेटर में रोटर वाइंडिंग के कूलिंग के लिए कूलेंट के रूप में डेमिनरलिज्ड पानी एवं रोटर वाइंडिंग के कूलेंट के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। तो बड़ा गंभीर सा नाम है पर इट इज़ गुड। ठीक है, आप याद रखिएगा। हाँ,
डीजी सेट चालू करने से पहले क्या चेक किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो आइए जान लेते हैं क्या चेक किया जाता है। ओहो हो, फ्यूल लेवल। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? जो उसकी खाने की चीज़ है ना, फूड। जैसे हम खाते हैं तो हमारे लिए क्या चाहिए? फूड। तो ऐसे डीजल चाहिए जनरेटर को सबसे पहले। फिर वाटर लेवल, ठीक है। ऑयल लेवल, ऑयल लेवल हमारा लो और हाई के बीच में होना चाहिए। बैटरी वोल्टेज, ठीक है। बैटरी वोल्टेज आपको पता ही है 26 के आसपास रहना चाहिए, 25 26 के आसपास। वैसे 27 तक भी जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैटरी टर्मिनल टाइट है कि नहीं है, ठीक है। रेडिएटर की स्थिति, कूलेंट लेवल, एयर फिल्टर चोक तो नहीं है, ठीक है। वाटर सेपरेटर, पानी वानी तो नहीं है, ठीक है, लाइन में। डीजी सेट को स्टार्ट कहाँ से करते हैं? बहुत बढ़िया, कभी फेल नहीं हो सकते आप। अगर एक बार आप, मैं वादा करता हूँ, एक बार अगर आपने पढ़ लिया ना ये पूरा फाइल डाउनलोड करके या एक दो बार इसे देख के, तो आप इंटरव्यू में तो पास हो ही जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। और इससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल और हाई हो, मैं और ऐसी वीडियो बनाऊं जो आपके काम आए आगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं डीजी सेट को स्टार्ट कहाँ से करते हैं। तो नीचे देख लेते हैं आंसर। डीजी सेट के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल ईसीपी रहता है, जहाँ से जनरेटर को स्टार्ट किया जाता है, सही है। इसके अतिरिक्त इसमें ऑटो और मैनुअल दोनों प्रोविज़न होता है। ऑटो में एएमएफ पैनल से ऑपरेट होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सप्लाई के साथ इंटरलॉकिंग होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर फेल होगा तो ऑटो में जनरेटर को स्टार्टिंग कमांड मिल जाएगा, ठीक है। साथ में ब्रेकर भी क्लोज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं डीजी सेट में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होता है, देख लेते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, HSD नाम से सब जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पे दो तरीके से मैं बताता हूँ। डीजल दो तरह का होता है, एक तो होता है LDO, लाइट डीजल ऑयल, और दूसरा होता है HSD, हाई स्पीड डीजल, जिसका इस्तेमाल डीजी सेट में किया जाता है। आमतौर पे जिस इंजन की स्पीड 700 RPM से ऊपर होती है उसमें HSD का इस्तेमाल होता है। ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, मतलब कि 700 RPM से अगर ज़्यादा है किसी डीजी का तो उसमें HSD का इस्तेमाल होगा ही होगा, उसकी अच्छी एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जनरेटर में AVR का क्या काम है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और याद रखने लायक। तो आपको जवाब क्या देना होगा ये देख लेते हैं। आंसर में आपको बोलना होगा AVR का पूरा नाम ऑटोमोटिक वोल्टेज रेगुलेटर, सही है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। AVR एक्सीटर को पावर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये एक याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। ये मोस्टली पूछा ही जाता है, AVR क्या होता है, लोग पूछते हैं। सो एक्सीटर का आउटपुट 3 फेज AC सप्लाई रेक्टिफायर यूनिट को मिलता है। रेक्टिफायर का DC आउटपुट रोटर को मिलता है जो फ्लैक्स जनरेट करता है, सही है। AVR पर वोल्टेज का सेटिंग किया जाता है, ठीक है। जो जहाँ AVR लगा होता है हमारे को कितने आउटपुट वोल्ट चाहिए उसके हिसाब से हम सेटिंग करवा लेते हैं। पहले तो आते थे मैनुअल सेटिंग कर लेते, लेकिन आजकल तो डिजिटल हो गया है, लैपटॉप और ये केबल लगा के ही हम कर पाते हैं या OEM कर पाता है, जो विदाउट लोड और लोड के साथ वोल्टेज को मेंटेन करता है। देखिए ये आपका सेट कर दिया 415, तो ये 415 हमेशा हमेशा रखेगा ही रखेगा, चाहे उस पर लोड हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन उसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेगा उस टाइम, ठीक है। जनरेटर में कौन से लॉस होते हैं? बहुत बढ़िया। जनरेटर में स्टेटर कॉपर लॉस एवं आयरन लॉस, रोटर कॉपर लॉस, विंडेज लॉस, स्ट्रे लॉस और फ्रिक्शन लॉस होता है, ठीक है। ये आप एक दो याद भी रख लेंगे तो अच्छा है, ठीक है। डीजी सेट में टर्बो चार्जर का क्या काम है? बहुत बढ़िया।
देखिए टर्बो चार्जर एक बेहतरीन एक एसेसरीज है जनरेटर की जो बहुत अच्छा काम करती है और आपको याद रखने की भी बहुत ज़रूरत है इसको। टर्बो चार्जर लोग बहुत पूछते हैं, मैंने देखा है। तो टर्बो चार्जर जनरेटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैंने बताया इसमें टरबाइन व्हील और कंप्रेसर व्हील दोनों होते हैं, दोनों एक ही शाफ्ट पे होते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है इसमें। एक का काम है वेस्ट गैस, जो वेस्ट बेकार गैस है उसको बाहर निकालना, और दूसरे का काम है इनटेक किट से आने वाली हवा को कंप्रेस करके एयर इनटेक सिस्टम में लेने का। इसी से इंजन की पावर बढ़ती है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है। ठीक है, तो एक हवा को देता है और एक लेता है, अच्छी हवा को, ख़राब हवा को बाहर फेंकता है। टर्बो चार्जर की स्पीड कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, तो आपको याद रखनी है। टर्बो चार्जर की स्पीड आइडियल कंडीशन में 25 से 30,000 आरपीएम होती है और लोड पे ये स्पीड 1 से 1.5 लाख आरपीएम तक पहुंच जाती है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि आइडियल स्पीड कंडीशन में स्पीड 25 से 30,000 आरपीएम होती है और लोड पे ये 1 से 1.5 लाख के आरपीएम के आसपास पहुंच जाती है। ठीक है, डीजी सेट को सडनली क्यों बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए डीजी सेट जब लोड पे चलता है ना, तो टर्बो चार्जर की स्पीड 1 लाख के आसपास होती है, ये तो आप जानते ही हैं। जब लोड पे होगा डीजी तो 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास होगी, और उसकी बैरिंग को जो लुब्रिकेशन इंजन ऑयल से ही मिलता है। जो हमारा जनरेटर है उसी से उसका बैरिंग का लुब्रिकेशन आता है। ठीक है, और अगर हम इंजन सडनली बंद करते हैं तो टर्बो चार्जर की बैरिंग पे सीधा असर होगा, वो डैमेज होने के चांसेस भी हैं। तो कभी भी हमें सडनली डीजी बंद नहीं करना चाहिए। सही है। डीजी सेट के मेंटेनेंस को कितने और कौन से स्टेप में बांटा गया है, ठीक है। देखिए डीजी सेट के मेंटेनेंस को 4 स्टेप में बांटा गया है। आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि ए चेक, बी चेक, सी चेक, डी चेक। सिंपल भाषा में आपको बोलना है। ठीक है, कोई पूछता है डीजी सेट के मेंटेनेंस कौन कौन से होते हैं, तो आपको सीधा बेझिझक बोलना है ए चेक, बी चेक, सी चेक, डी चेक। ठीक है, तो डीजी सेट में पीटी पंप का क्या होता है, ठीक है, तो देख लेते हैं। डीजी सेट में पीटी पंप का मतलब है प्रेशर टाइमिंग पंप। ठीक है, जिसका काम है सिलेंडर में फ्यूल पहुंचाने के लिए टाइमिंग के हिसाब से बॉल ऑपरेट करना या होता है। इस फ्यूल का प्रेशर मेंटेन करने का काम पीटी पंप करता है। ठीक है, कितना डीजल जाना है कितना नहीं जाना वो देखता है। डीजी सेट में कौन सा इंजन ऑयल का इस्तेमाल होता है, देख लेते हैं। डीजी सेट के इंजन में उपयोग होने वाला ऑयल मल्टी ग्रेड होता है, जैसे कि 15W40, 10W20, 25W60। इसमें टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी में भी वेरिएशन होता है और टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। डीजी सेट में फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, ये थोड़ा सा टिपिकल सा है क्वेश्चन, लेकिन आपको कोई पूछ सकता है तो आपको जवाब तो देना होगा। इंजन से मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए सिलेंडर में कब पावर स्ट्रोक होना चाहिए, कब कंप्रेशन स्ट्रोक होना चाहिए, इसे सेट किया जाता है, जिसे फायरिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, डीजी सेट स्टार्ट नहीं होता है तो कौन से कारण हो सकते हैं। अरे बहुत बढ़िया, देखिए ये सारे कारण आप हो सकते हैं मेन जो हैं, बाकी कुछ और भी कारण हो सकते हैं। बैटरी फेल होना या बैटरी डिस्चार्ज हो जाना, टर्मिनल कनेक्शन लूज हो जाना, लो कूलेंट लेवल, रेडिएटर में कूलेंट लेवल कम या कूलेंट नहीं है तो ऐसी स्थिति में जनरेटर को स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, या ट्रिप भी हो सकता है, अगर हो भी गया तो चांसेस रिस्क वाले हैं वहाँ पर। ख़राब फ्यूल, मिक्सिंग फ्यूल, पानी वानी आ जाए उसमें, तो उस स्थिति में भी हमारा इंजन रिस्क वाले उसमें पड़ जाएगा। ठीक है, इंजन को ज़रूरत से कम फ्यूल मिलेगा या ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल मिलेगा तब भी जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा तो ट्रिप हो जाएगा। आजकल सेफ्टी बहुत सारी होती हैं, तो ये आपके 5-6 जो हैं वो कारण हो सकते हैं। ठीक है, जनरेटर का ABCD चेक में क्या क्या होता है। देखिए जनरेटर के मेंटेनेंस को 4 मैंने जैसे बताया
इसमें रनिंग आवर के हिसाब से मेंटेनेंस किया जाता है। अब तो देखो महीने के हिसाब से भी हम करते हैं कई बार। तो ए चेक में हम क्या करते हैं, जनरेटर का क्लीनिंग, साफ़ सफाई करते हैं, बैटरी वोल्टेज हम चेक करते हैं, है ना, ऑयल लेवल, वाटर लेवल, फ्यूल लेवल, कूलेंट लेवल, वी बेल्ट चेक करते हैं, ठीक है, लीकेज वीकेज तो नहीं है, तो वो हम ए चेक में चेक करते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन तो बड़ा मेन है ये डीजी ऑपरेटर के जॉब के लिए, ठीक है। बी चेक में आमतौर पे ये जो है 300 आवर्स के आसपास किया जाता है और हर 6 महीने के। आजकल जो क्यूमेंस के जो डीजी हैं वो 2014 से पहले वाले में ये चीज़ लागू होती है कि हर 6 महीने में बी चेक होगा और आफ्टर 2014 के बाद वाले डीजी में आप 6 महीने 1 साल में भी करा सकते हैं, 6 महीने में ज़रूरत नहीं है। तो बी चेक में आप क्या क्या करते हैं, जिससे कि ऑयल रिप्लेस किया जाता है, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, बी पास फिल्टर, बाईपास फिल्टर, एयर फिल्टर, वाटर फिल्टर, और ये सारा आप देख पा रहे हैं क्लीन भी किया जाता है और रिप्लेस भी किए जाते हैं अगर ख़राब हैं तो, ठीक है। सी चेक, ये सी चेक का आपका है 1500 आवर्स के आसपास है और साल में एक बार तो है, ठीक है। इसमें ऑयल, सारे फिल्टर, सेपरेटर और ये सब चीज़ बदल दी जाती है, कंट्रोल कनेक्शन वगैरह चेक किए जाते हैं, स्मोक में पॉल्यूशन लेवल कितना है ये चेक किया जाता है, ठीक है। डी चेक मोस्टली ये 5000 आवर के आसपास किया जाता है और क्यूमेंस में शायद 5 साल में एक बार है। तो कई जगह अपने अपने हिसाब से भी करा लेते हैं लोग OEM के रिकमेंडेशन पे या डीजी की हेल्थ के डिपेंड पे निर्भर करता है कई बार। तो डीजी सेट को डिसमेंटल इसमें पूरा कर दिया जाता है, लुब्रिकेंट किया जाता है, टर्बो चार्जर, इंजेक्टर, सिलेंडर, पीटी पंप, ये सब की सर्विस की जाती है। अगर कोई इसमें पार्ट ख़राब है, थोड़ा भी डाउट है, तो ये तुरंत बदल दिया जाएगा, उसमें कोई रिपेयर का झंझट नहीं होगा क्योंकि ये डी चेक एक ही बार पूरा डिसमेंटल होता है, बार बार नहीं होता है, ठीक है। डीजी सेट में बैटरी का क्या काम है, देखिए डीजी सेट के रोटर में एक्सीटेशन सप्लाई देने के लिए स्टार्टिंग में बैटरी सप्लाई का इस्तेमाल होता है और जनरेटर को स्टार्ट करने वाले स्टार्टर में भी उपयोग किया जाता है। बैटरी का सिंपल काम है। सो थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अगर नहीं समझ में आया तो इसके मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी एक फ़ाइल दे दूँगा जो आप डाउनलोड कर पाएंगे और उसको पढ़ के आप अपना तैयारी कर पाएंगे इंटरव्यू की। थैंक यू और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं और वीडियो आगे बनाऊं। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching this video and do subscribe my channel for new videos. Thank you.